नमस्कार, मैं वैज्ञानिक चेतना से दिनेश आनंद आज 17वीं ऑल इंडिया पीपल्स साइंस कांग्रेस के कार्यक्रम में हम लोग मौजूद हैं, जहां देश भर के जन विज्ञान संचालक, विज्ञान कर्मी यहाँ आए हुए हैं और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसमें अनेक वैसे संगठन हैं अलग अलग राज्यों से आए हुए, जो काफ़ी लंबे समय से वैज्ञानिक जागरूकता का काम अपने क्षेत्र में करते रहे हैं। एक उनका लंबा इतिहास है काम करने का, उनके संघर्षों का एक लंबा इतिहास है। और आज की वैज्ञानिक चेतना की बातचीत की इस कड़ी में हमारे साथ हैं हरियाणा विज्ञान मंच के सतवीर नागल। तो सतवीर जी, आपका स्वागत वैज्ञानिक चेतना के इस मंच पे। और सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, हरियाणा पश्चिम भारत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और उसको हम लोग इस रूप में भी देखते हैं कि कभी वह क्षेत्र गुरु नानक देव की भी धरती रही, मैंने पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन की धरती भी वो रही। पश्चिम भारत में आर्य समाज आंदोलन भी विकसित हुआ, लेकिन उस क्षेत्र में यदि अंधविश्वास में कहीं बढ़ोतरी होती है और अनेक बाबाओं और इस तरह के चीज़ों का जन्म होता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो ये कहाँ वो है पेंच है, कहाँ वो दिक्कत है जो संगठनों को उस काम के लिए प्रेरित करती है। तो इस बात को हम आगे समझें, शुरुआत यहीं से करें कि हरियाणा विज्ञान मंच का गठन कब और किन परिस्थितियों में हुआ और किन उद्देश्यों को लेकर हुआ। फिर अगले सवाल में हम लोग और सारी चीज़ों को। धन्यवाद आनंद भाई। जैसा कि आपने कहा कि मैं हरियाणा विज्ञान मंच से आया हूं और आपने पहला सवाल पूछा कि हरियाणा विज्ञान मंच की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में हुई, तो मैं बताना चाहता हूं लगभग 35 वर्ष पूर्व इस देश में बीजेवीजे भारत जन विज्ञान जत्थे की पूर्व तैयारियां चल रही थी, क्योंकि एक जत्था था जो राष्ट्रीय स्तर पर निकाला जाना था। उसकी पूर्व तैयारियां जब चल रही थी तो हरियाणा के अंदर ऐसी संस्थाओं को तलाश किया जा रहा था, लेकिन हरियाणा में कोई ऐसी विज्ञान की संस्थाएं थी नहीं। तो एक तरीके से हरियाणा विज्ञान मंच का गठन बीजेवीजे की पूर्व तैयारियों के रूप में ही किया गया और इसकी स्थापना की गई। कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर, अध्यापक, प्रोफेसर या इस तरह से और भी काम करने वाले जो साइंस के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन सब लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा विज्ञान मंच एक प्योरली वॉलंटरी संस्था है, एक स्वयंसेवी संस्था है जो अपने दिन प्रतिदिन के दूसरे कामों को करते हुए विज्ञान जागरूकता का काम कर रही है पिछले 35 साल में। किसी भी काम की शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, चुनौतियां सामने आती हैं। निश्चित तौर पर जब आपने शुरुआत की होंगी तो चुनौतियां भी सामने आई हैं, तो वो किस तरह की चुनौतियां हैं जो प्रारंभिक दौर में आप लोगों को फेस करनी हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद भाई। जो भी नया काम करेगा इंसान, चुनौतियां तो उसके सामने अनगिनत आएंगी। और मुझे आपकी ये बात सुन के एक किस्सा याद आ रहा है। जब हम एक सेमिनार किया हम लोगों ने हरियाणा में अपने शुरुआती दौर में, तो एक अखबार में न्यूज़ आई, द ट्रिब्यून एक बड़ा अखबार है, आज़ादी से पहले का भी अखबार है एक तरीके से, जो लगातार चल रहा है। उसमें टाइटल दिया, साइंस कम्स इन हरियाणा। इट्स मीन कि साइंस उससे पहले कि हरियाणा में थी ही नहीं। तो मतलब विज्ञान का नाम और विज्ञान का काम हरियाणा में ऐसे माना जाता था कि ये कुछ खास विशेष लोगों का काम है और कुछ खास लोग ही इस काम को करते हैं। तो ये लोग कौन हैं, क्या करेंगे, ये एक बड़ी चर्चा थी हरियाणा के अंदर। लेकिन सहज सहज हम लोगों ने अपना काम देखा और हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के कुछ कामों को हमने अंडरलाइन किया अपने अंदर के ग्रुप्स के अंदर। और फिर स्टार्टिंग में हमने बहुत छोटे छोटे कामों से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन है, या कुछ सेमिनार नुमा चीज़ें हैं,
तो इस तरीके के छोटे छोटे काम हम लोग शुरू में करते थे। और जब सहज सहज हमने बताया कि एक स्वयंसेवी संस्था है और कोई भी व्यक्ति जो इसके बायलॉज से सहमति रखता हो वो इसका मेंबर बन सकता है, तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग थे खासकर वो आए और हमारे साथ मिलकर काम करना शुरू किया। लेकिन जब हम लोग फील्ड के अंदर निकले तो हम लोगों को वास्तविक सोसाइटी की ज़रूरतों का पता लगा कि सोसाइटी क्या चाहती है या सोसाइटी में किस तरह के मापदंड उन्होंने बना रखे हैं वैज्ञानिकों के, और वैज्ञानिकों से वो क्या चाहती है। और बल्कि इसके साथ साथ जब हम विज्ञान की चीज़ें लेकर के जाते थे लोगों के बीच में, तो लोगों ने हमें बताया कि यहाँ तो अनपढ़ता इतनी है, आपकी विज्ञान की बात कौन सुनेगा, कौन समझेगा। और जब हम बीजे भी निकाल रहे थे 1987 के अंदर, तब पूरे नॉर्थ इंडिया में जो जत्था निकला, हम हरियाणा के लोग उसमें थे, हरियाणा विज्ञान मंच के कार्यकर्ता एक तरीके से। तो उनको लोगों ने, जैसे मैं बात करूं एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, उसमें जब हम परफॉर्मेंस दे रहे थे बीजे की, तो वहाँ के प्रोफेसर थे, एक सीनियर प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि भैया यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजों में तो इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, इसकी ज़रूरत है नीचे गांव में। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की प्रोफेसर साहब से कि देखिए हम तो हरियाणा से चल के अलीगढ़ तक आ गए अपनी इन बातों को लेके, लेकिन क्या अलीगढ़ के गांव में भी हमको ही जाना पड़ेगा? तो कम से कम आप पढ़े लिखे लोग इस तरीके के जो अलीगढ़ में रहते हैं वो अपने आसपास के गांव में जाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें। तो इस तरह की अनेकों समस्याएं काम करते हुए हमें आई। और न सिर्फ ये समस्याएं, ये सही है कि उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, कि जब लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं तो विज्ञान की बातों को कैसे समझेंगे। तो हमें ये लगा कि विज्ञान से पहले सोसाइटी में लिटरेसी की ज़रूरत है। तो राष्ट्रीय स्तर पर जब इसका कंसोलिडेशन हो रहा था, वो भोपाल में ही हो रहा था, तो वहाँ ये तय किया गया कि पूरे देश में की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, इसलिए पहली ज़रूरत है इस देश को साक्षरता की ज़रूरत है। और फिर साक्षरता अभियान शुरू किए, भारत ज्ञान विज्ञान समिति का गठन किया गया राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, और कोचीन अरुणाकुलम से टोटल लिटरेसी का एक पहला प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और अरुणाकुलम की सफलता के बाद पूरे देश में साक्षरता अभियान चले और अनेकों लोग शामिल हुए साक्षरता अभियान में। पढ़े, जो अनपढ़ थे वो पढ़े इसके अंदर, और लाखों लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हमारे इन साक्षरता अभियानों से आके अक्षर ग्रहण किया और फिर आगे कंटिन्यू एजुकेशन में पढ़ना लिखना उन लोगों ने अपना जारी किया। तो एक तरीके से काम करते हुए हम जब साइंस का काम कर रहे थे तो हमें साक्षरता की तरफ भी जाना पड़ा, या फिर फील्ड में काम करते हुए ये एक और आया कि महिलाओं की बहुत ज़्यादा समस्याएं आई हैं। तो महिलाओं के जो एजेंडे थे, जो समस्याएं थी, उन पे हमें लगातार बातचीत करना पड़ा। तो इस तरीके से दूसरी समस्याओं को, विज्ञान के साथ साथ दूसरी समस्याओं को भी साथ लेकर के चलना, उनके ऊपर काम करना, उन समस्याओं का हल निकालना, ये सब कामें हमें साथ साथ करने पड़े। या आप देखिए अनपढ़ता के साथ साथ अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा है। मैं ये तो नहीं कहता कि जो अनपढ़ लोग हैं वो ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, नहीं। अगर आज के दिन की 2022 की बातचीत करें तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अंधविश्वासी हैं। उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर की नॉलेज नहीं है, वो एक तरीके से गैर वैज्ञानिक हैं। हालांकि वो प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन अगर उनको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो डेली लाइफ में वो ज़्यादा गैर वैज्ञानिक आपको नज़र आएंगे। तो एक तरीके से इस अंधविश्वास का निराकरण करना भी एक मुख्य काम हमारा बना हरियाणा विज्ञान मंच का। और हम लोगों ने, आपने कहीं नाम सुना होगा डॉक्टर बी प्रेमानंद जी का, मैं डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करें तो वो 7th स्टैंडर्ड फेल थे, लेकिन हम लोग उनको आदर से डॉक्टर बुलाते हैं, क्योंकि इन डॉक्टर्स प्रोफेसरों को जितनी जानकारी होती है उनको अपने फील्ड की उनसे कई गुना ज़्यादा जानकारी थी। उनको बुला कर के उत्तर भारत में हम लोगों ने वर्कशॉप की, उनसे सीखा,
कि किस तरीके से चमत्कार ये लोग दिखा रहे हैं। सो कॉल्ड गॉडमैन दिखाते हैं, अंधविश्वासी पाखंडी या तांत्रिक लोग दिखाते हैं। तो उन लोगों से सीख करके, समझ करके हमने हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में चमत्कारों का पर्दाफाश, या ये कहें कि अंधविश्वास का निराकरण करने की कोशिश की, उसको दूर करने की सोसाइटी से कोशिश की। और हम कहते हैं कि J&K से लेके लक्षद्वीप तक और राजस्थान से लेके त्रिपुरा तक हरियाणा विज्ञान मंच का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा होगा जहां हम लोगों ने उस वक्त इस अंधविश्वासों को लेके या चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या हम लोगों ने वर्कशॉप कर करके ना दी हो इस रूप में। तो एक लंबा इतिहास रहा है 30-35 साल का अंधविश्वास के क्षेत्र में हमारे कामों का, और लगभग हमने 40-50 हज़ार डेमोस्ट्रेशन चमत्कारों के पर्दाफाश के अपने राज्य में ही नहीं, अपने राज्य में तो हमने ज़्यादा कोशिश की है, अपने राज्य से बाहर भी हम लोगों ने कोशिश की है इन चमत्कारों का पर्दाफाश के डेमोस्ट्रेशन देने की। तो जैसे इस शुरुआत में मैंने बात कही थी कि वह हरियाणा भारत के उस पश्चिमोत्तर के हैं, पश्चिम उत्तर राज्यों में। हाँ, उत्तर में ही काउंट होता है पंजाब के उस में। हाँ। हम लोगों से पश्चिम है, हम बिहार से देखते हैं या हाँ। फिर इधर से देखते हाँ, हैं, तो पश्चिम और उत्तर मिला करके वो पश्चिम उत्तर भारत है। तो कम से कम वो धरती खास तौर से लोग कबीर के लिए तो लोग याद करते ही हैं। जी जी। कबीर की धरती रही, लेकिन वो गुरु नानक देव की धरती रही वो है। और इन्होंने खास तौर से अंधविश्वास और पाखंड पर यहाँ के पाखंड पर बहुत लिखा काम किया है। अब पाखंड के खिलाफ काम करने वाली वो धरती आज के दिन में जहाँ खड़ी है, इसको किस रूप में देखते हैं? चुनौतियाँ कहाँ बढ़ी? हाँ, बिल्कुल सही। खास तौर से कई गवर्नमेंट जो से पैदा हुए, कई हाँ, बाबा वहाँ पैदा हुए, हाँ, और उनका प्रभाव अब भी कायम है। कायम। आपने सही सवाल उठाया आनंद जी कि देखिए आर्य समाज का, अगर गुरु नानक देव का, क्योंकि पंजाब का हिस्सा रहा, हरियाणा तो रहा ही है अक्षेत्र काम का, लेकिन अगर ये देखा आज़ादी से पहले भी आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, जिन्होंने अंधविश्वासों पे काफ़ी काम किया आर्य समाज ने। लेकिन अगर मैं सही बातचीत कहूँ, आर्य समाज का प्रभाव भी जब आर्य समाज नीचे की तरफ जा रहा था एक तरीके से, तब आर्य समाज हरियाणा में आया, और ख़त्म होते 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 ही वो प्रभाव कुछ थोड़ा बहुत पड़ा, वो आर्य समाज का पड़ा। और यही कारण है कि आज के दिन भी सो कॉल्ड गॉडमैन, अभी बाबा लोग पकड़े गए हैं, जेल में भी हैं 2-3 बाबा लोग तो इस रूप में, और हमारा सीधा ही उनके साथ टकराव रहा है। छत्रपति शिवाजी जी, जिन्होंने अभी ये कौन सा बाबा जो जेल में है आजकल, सिरसा वाला बाबा, उसके खिलाफ एक आंदोलन था। वो छत्रपति जी भी हरियाणा विज्ञान मंच से जुड़े हुए एक पत्रकार थे, जिन्होंने हमारे साथ भी इस विषय पे भी काम किया था, और दूसरे भी कई तरह के। और आज मैं ये कहूँ कि आर्य समाज भी अंधविश्वासी हो गए हैं। आर्य समाज में जो आजकल के लोग हैं, वो आजकल की नई राजनीति को देखते हुए कहाँ प्रभाव बढ़ सकता है, उनके साथ घुल मिल करके अब वो आर्य समाज का चरित्र जो है, जो पहले था आज़ादी के दौर में या उसके बाद के दौर में भी था, वो चरित्र अब आर्य समाज का भी नहीं रहा। तो आज वो भी अंधविश्वासी एक तरीके से हैं। जैसे हवन करना आर्य समाज का एक मुख्य काम होता है, और वो कहते हैं कि इससे इन्वायरमेंट शुद्ध होता है, तो ये भी एक तरीके का अंधविश्वास है कि कोई भी चीज़ जलेगी, कार्बन फैलाएगी, तो वो शुद्ध कैसे करेगी भूमंडल को इस रूप में। तो और भी इस तरह की कई चीज़ें हैं कि वो एक लिमिट तक तो ये लगेंगे कि ये हाँ अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन जो आप गहराई में उनके साथ बातचीत करोगे तो आपको ये आभास देंगे कि इनके अंदर भी अंधविश्वास जड़ जमा चुका है एक तरीके से। कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों को वो टच ही नहीं करते उस रूप में। और अनेक तरह की समस्याएं हैं इन बाबाओं की, इनकी तो हमारे डायरेक्ट बड़े तकरारबाजी रही है इनके साथ, लेकिन हमारा मकसद आम पब्लिक के अंदर जागरूकता फैलाना है, ना कि इन विरोधी लोगों के साथ टकराव पैदा करना। कोई हम आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते इनके साथ। हमारा मुख्य जो काम है
हरियाणा विज्ञान मंच का, वो है सोसाइटी के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करने का काम। और हम आम पब्लिक के अंदर कोशिश करते हैं कि हम अपनी बातचीत ले जा करके विज्ञान का प्रचार प्रसार करें, और अनेक तरीक़ों से करते। ये तो एक गतिविधि है हमारी, अनेक तरीक़ों से हम विज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किताबें छापते हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और इवन चमत्कारों के पर्दाफाश को लेकर के भी अनेक किताबें हम लोगों ने छापी हैं। या इसके अलावा भी जलवायु संकट है, उन पे भी हम किताबें छापते हैं। या साइंस एजुकेशन का एक वैकल्पिक मॉडल क्या हो सकता है, उन पे भी हम मटेरियल तैयार करके किताबें छापते हैं। या एक एजुकेशन का एक वैकल्पिक मॉडल क्या हो सकता है, और वो किस तरीके से बच्चों के अंदर स्कूल लेवल से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की कोशिश कर सकता है, उन चीज़ों पे हम लगातार काम कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए यदि ये समझना चाहें कि हरियाणा विज्ञान मंच की भविष्य की योजनाएं क्या हैं, कई बातें आपने रखी हैं। जी हाँ जी, ठोस रूप में हाँ जो आने वाले दिनों की योजनाएं हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम लोग आजकल बड़ा काम कर रहे हैं। हम रिविजिटिंग ऑफ हरियाणा विज्ञान मंच अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से रिविजिट करके अपने कामों को और भविष्य की कुछ गतिविधियां प्लान करने की कोशिश में हैं हम लोग भी। और अभी हम जो अभी चेयरमैन बने हमारे सत्यजीत रथ जी, यहाँ ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क से, उनसे जस्ट अभी आधा घंटे पहले ही मेरी बातचीत हुई है। तो हम चाह रहे थे कि कुछ अभी ये जो PSM है, पीपल साइंस मूवमेंट है, ये क्यों, क्या ज़रूरत है सोसाइटी को पीपल साइंस मूवमेंट की। तो हम चाह रहे हैं कि इस पे एक बार बातचीत करके हरियाणा में, और इसकी ज़रूरतों को एक बार रिविजिट करते हुए भविष्य में हम उनमें से क्या क्या चीज़ें निकाल करके लेके जा सकते हैं पब्लिक के अंदर, उस पे काम करेंगे। और इस पे कुछ चीज़ें हम लोगों ने पहले सोची हैं। जैसे आप लोगों को जानकारी होगी इसके आराम से कि पिछले 30 साल से हरियाणा में ही नहीं पूरे देश के अंदर बाल विज्ञान कांग्रेस कर रहे हैं। तो ये गतिविधि हरियाणा में हम लोग ही हैं। हम लोग मीन्स हरियाणा विज्ञान मंच ही है जो 1993 से लगातार इस एक्टिविटी को कर रहा है। और एक इसके साथ साथ और गतिविधि शुरू हुई थी, टीचर साइंस कांग्रेस, और लेकिन सरकार ने वो गतिविधि बंद कर दिया किन्हीं कारणों से। और हमारी जैसी संस्था अब सोच रही हैं कि चलो वो तो राष्ट्रीय स्तर पर करते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है हम ना कर पाएँ। हम हरियाणा में टीचर साइंस कांग्रेस को दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। और अध्यापकों के बीच में जो रूटीन में बच्चों के साथ शिक्षा का लेन देन करते हैं, उनके बीच भी जा कर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए भी काम करें, और साइंस का या इन जनरल एजुकेशन का एक वैकल्पिक मॉडल क्या हो सकता है जो जॉय ऑफ लर्निंग मेथड के हिसाब से हम उसको बच्चों को दे पाएँ। तो इसके ऊपर हमारी काम करने की भविष्य में कोशिश है। और किताबों का प्रकाशन हम लगातार कर रहे हैं। ये काम हम लगातार आगे भी जारी रखेंगे। जब भी हमें मौका मिलता है, कोई नई किताब, छोटी छोटी किताबें हैं हमारे पास, 10 रुपये से लेके 100, 125, 150 रुपये तक, 10 की भी मिलेगी, 15 की भी मिलेगी, 20 रुपये की भी, 30 रुपये की, मिनिमम कीमत के ऊपर हम लोगों में पुस्तकों का प्रचार प्रसार भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ, बल्कि ये कहें कि किताबों के माध्यम से भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों के बीच ले जाने की कोशिश हमारी रही है। तो इस तरीके के कुछ काम, या इवन हमारे जो काम लगातार चल रहे हैं, सेमिनार है, वर्कशॉप है, क्विज़ कंपटीशन है, या और जो छोटे छोटे काम हैं, वो काम भी हम टाइम टू टाइम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। और हमारी कोशिश है इन कामों को करके बंद करने का नहीं है, इन कामों को कंटिन्यूटी में हम जनता के बीच लेकर जाते रहे हैं लगातार। एक और सवाल जो कहें कि अंतिम सवाल के तौर पे आपसे, कि ऐसे भी हम सामान्यतया हम लोग इस बात को समझते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में एक कहें कि आम लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता की कमी है, और कोरोना के इस दौर ने बल्कि कई चीज़ों को बहुत स्पष्ट किया है। देश के बड़े हिस्से में हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक जागरूकता की बेहद कमी है, जबकि इसके उलट एक गैर वैज्ञानिक सोच न सिर्फ विकसित की जा रही है बल्कि उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इन चुनौतियों के बीच
जब वह वैज्ञानिक सोच को एक छद्म विज्ञान के नाम पे विज्ञान कह करके लोगों के बीच ले जाने की कोशिश हो रही है, तब आप बड़े जन समूह को क्या संदेश मैसेज देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों तक हम जा पाएँ, कोशिश तो हमारी रहती है, लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत छोटे से लेवल के ऊपर एक छोटी सी संस्था है, तो हमारा एक मकसद तो ये है कि इतना बड़ा काम जो है, बल्कि ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई है, तो हमारे अकेले से काम चलेगा नहीं, अकेली संस्थाओं से काम नहीं चलेगा। कुछ इस तरह की संस्थाएं मिलकर करके छोटे एरिया में काम करें, ये बहुत ज़रूरी है उस रूप में। और आम पब्लिक में हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप किसी की बात, सुनी सुनाई बातों पे आंख बंद करके विश्वास मत करो। आप विश्वास तब करो जब आपकी विवेकशील बुद्धि उस चीज़ को कहे कि हाँ, ये बात आम पब्लिक के फ़ायदे में है और इससे लोगों के बीच में कोई गलत धारणा नहीं फैलेगी, तभी उस चीज़ पे विश्वास करें। कि जिस तरीके से इस कोरोना पीरियड के अंदर किस किस तरह के अंधविश्वास फैले, कोरोना को दूर भगाने के लिए या इस समस्या का हल के रूप में ताली और थाली बजाना, उस ताली और थाली बजाने से जैसे कोरोना भाग जाएगा, या गाय का गोबर का लेप अपनी पूरी शरीर पर करना, या गाय का मूत्र पी कर के कोरोना को दूर भगाना, इस तरह के अंधविश्वास पूरे देश में बड़ा प्रचार प्रसार किया। और ये कुछ लोगों ने जो एक तरीके से अंधविश्वासी लोग हैं या लोगों को जागरूक करने में की क्षमता नहीं रखते या वो अंधविश्वास ही बनाए रखना चाहते थे, उन लोगों ने बाकायदा कोशिश करके इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में किया। लेकिन आम पब्लिक को मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी की बातों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेना अंधविश्वास का ही एक दूसरा रूप है। हमें किसी की बातों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी विवेकशील बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ही हमें देखना चाहिए कि ये काम या ये तौर तरीके आम आदमी के फ़ायदे के लिए हैं या आम आदमी के नुकसान के लिए हैं। तभी हमें उस चीज़ को रोकना या उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आंख बंद करके किसी चीज़ को हम विश्वास कर लेंगे तो हमारे नुकसान में, हमारे नहीं पूरी सोसाइटी के नुकसान में जाएगी और एक तरीके से अंधविश्वास पब्लिक के अंदर फैलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अंधविश्वासी ना बने, आंख बंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास ना करें। महात्मा बुद्ध ने बहुत पहले ये चीज़ लिख दी थी, आज से कोई 2500 साल पहले, अगर मैं गलत ना हूँ तो। उन्होंने कहा था किसी चीज़ पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो कि वो आपके धार्मिक ग्रंथों में या आपकी पुराने किताबों में लिखी हुई है, या किसी बात पर आप सिर्फ इसलिए भी विश्वास मत करो कि हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे माता पिता हमें ऐसा कहते हैं। उन्होंने कहा था कि किसी बात पर सिर्फ तभी विश्वास करो जब आपकी विवेकशील बुद्धि आपको ये कहे कि हाँ, ये बात आम पब्लिक के फ़ायदे की है और इससे आम पब्लिक का फ़ायदा ही होगा, तभी हमें किसी चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। अन्यथा हमें किसी चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद सतबीर जी, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी हरियाणा विज्ञान मंच के उद्भव से लेकर उनके जन्म की परिस्थितियाँ, उनका जन्म होना, उस समय की चुनौतियाँ और आज तक गतिविधियों का आगे बढ़ना सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक। हमारी शुभकामनाएँ। आज ख़ास तौर से जिसकी इस चर्चा की ज़रूरत है, इस कैंपस में जहाँ देश भर के साइंस कम्युनिकेटर आए हुए हैं, ख़ास तौर से आज इस बात की चर्चा की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से अवैज्ञानिक सोच को विज्ञान कहकर परोसा जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और इस प्रक्रिया को बड़े स्तर पे हम कहें कि सत्ता और व्यवस्था का भी समर्थन है या संरक्षण है, ये चुनौती बढ़ जाती है कि हम वास्तविक जो वैज्ञानिक समझ है, सोच है, कैसे आम जनता के बीच ले जाया जाए। और आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे तिनका तिनका जोड़कर ही घोंसला बनता है या बूंद बूंद से सागर, तो निश्चित तौर से कि भारत की आवाम तक पहुंचने के लिए किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था, एक समूह की नहीं,
बल्कि लगातार आपस में मिलजुल कर एक व्यापक संवाद कायम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही समझ ले जाने का सवाल। लगता है कि यहाँ से यह संदेश लोगों तक पहुँचेगा। वैज्ञानिक चेतना इस पहल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाने के दिशा में कदम बढ़ाएगी, आगे करेगी। हमारी हार्दिक शुभकामना आपके साथ और हरियाणा विज्ञान मंच।